आपको याद होगा मैंने रिफ्लेक्शन में आपको ये बताया था सबसे पहले कि इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो डेविएशन के कारण होता है। इमेज का जन्म ही रे के डेविएशन से होता है। ये आप सबसे पहले पढ़ चुके हैं। अब जितने कारण, ये भी आपने पढ़ा था कि जितने प्रकार के डिवाइसेस या जो भी कारण होंगे, कॉज होंगे रे को डेविएट कराने के, वो सभी एक चीज़ का और कारण बनेंगे और वो है इमेज बनाने का। तो जब जब रे का डेविएशन होगा तब तब इमेज का फॉर्मेशन होगा। आपने सबसे पहले पढ़ा कि रिफ्लेक्शन फिनोमिना से रे का डेविएशन होता है। अब आप पढ़ने जा रहे हैं रे के डेविएशन का एक और तरीका, और वो है रिफ्रैक्शन का फिनोमिना। रिफ्रैक्शन के फिनोमिना से भी रे में डेविएशन होता है। लेकिन ये फिनोमिना है क्या, जरा देखिए, बताता हूं मैं आपको। देखिए जब रिफ्रैक्शन की बात आती है तो दो अलग अलग मीडियम की बात आती है। जैसे मान लें एयर ग्लास, एयर वाटर। अच्छा, मीडियम जो होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऐसा मीडियम जिसमें रे एंटर कर जाए। अरे भाई, वाटर है, ग्लास है, डायमंड है, ग्लिसरीन है, ये सब मीडियम। तो उसमें होता क्या है कि जब कभी आप देखें कि दो डिफरेंट मीडियम, जैसे मैं बोल रहा हूँ एयर या वैक्यूम ले लें, एयर और वैक्यूम एक तरह से माना जाता है कि मीडियम है ही नहीं, ठीक। या फिर एयर के साथ ग्लास, एयर के साथ वाटर, एयर के साथ डायमंड, आप ऐसे ले सकते हैं। या फिर कोई दो डिफरेंट मीडियम ले लें, एयर हटा दें, जैसे वाटर ग्लास, ठीक है ना, ग्लास डायमंड, वाटर डायमंड, या कोई ऑयल हो, ट्रांसपेरेंट ऑयल वाटर, ऐसे। तो दो डिफरेंट मीडियम में ये देखा जाता है कि रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, एंटर इसलिए करेगी क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम आप ले रहे हो, ओपेक नहीं है वो, तो रे एंटर कर जाएगी। तो जब जब डिफरेंट मीडियम में रे एंटर करती है तब तब रे डेविएट हो जाती है। डेविएशन ऑफ रे ड्यू टू रिफ्रैक्शन कॉजेस फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज। तो सीधी सी बात है, जब डेविएशन होगा तो इमेज का फॉर्मेशन होगा, और इमेज का फॉर्मेशन होगा तो हमें पढ़ना तो है ही। क्योंकि ये पूरी रे ऑप्टिक्स हम लोग इसी कारण से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं या कौन कौन से कारण होते हैं जिससे रे डेविएट होती है और इमेज फॉर्म होती है। तो चलते हैं ये डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहले रे डायग्राम। ये एक ऑब्जेक्ट है, इससे चलने वाली रे मीडियम 1 में चली और मीडियम 2 में एंटर की। तो देखिए मीडियम 2 में एंटर करते ही ये डेविएट हो गई, ये इंसिडेंट रे है। और अब ये कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि फिनोमिना क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन का, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होने से रिफ्रैक्टेड रे। अब जानते हैं इस रे के सामने अगर ये ऑब्जर्वर आ जाता है, यानी कि ये रे ऑब्जर्वर की आंख पे गिरती है, तो अब इमेज तो फॉर्म होगी, इमेज तो व्यू होगी। और इमेज किधर व्यू होगी, ऑफ कोर्स जिस रे को लिया जा रहा है इमेज के देखने के लिए वो रिफ्रैक्टेड रे है। तो आप ये जानते हो कि इमेज जो फॉर्म होती है वो उस रे के डायरेक्शन में होती है जो ऑब्जर्वर की आंख पे गिर रही होती है। तो इमेज तो इधर फॉर्म होगी, ये देखें यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ फॉर्म हो गई। बस सीधे से केस शुरू हो गया। केस ये शुरू हो गया कि अब इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है तो हमें पता लगाना पड़ेगा इमेज की पोजीशन क्या है, कैसे पोजीशन, एंगुलर पोजीशन जो भी है, हम ये फाइंड तो करना ही पड़ेगा। यही फिनोमिना रिफ्रैक्शन का होता है। अब चलते हैं इमेज का फॉर्मेशन देखने के लिए, पोजीशन देखने के लिए हमें ये तो पता लगाना पड़ेगा ना कि रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो ये कितना डेविएट हो गई, ये कितनी डेविएट हुई है, ये तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसके लिए फिर लॉ आएगा। जैसे रिफ्लेक्शन के केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्टेड रे को फाइंड करने के लिए जिससे इमेज तक पहुंच पाए। इसी तरीके से यहाँ भी रिफ्लेक्टेड रे को फाइंड करने के लिए यहाँ भी लॉ आएगा, इसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, या वेल नोन नेम है स्नेल्स लॉ, सुना होगा आपने, है ना। उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या स्नेल्स लॉ बहुत सिंपल सा लॉ है, आप ध्यान से देखिएगा लॉ को लिखने का तरीका, ठीक। ये देखें, ये दो मीडियम फिर आया सामने आपके, और ये देखें ये कुछ पहचान रहे होंगे आप, ये टर्म ये कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये μ1 और μ2 सुना भी होगा, जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने सुना होगा 1.33, ग्लास का सुना होगा 1.5। ये होता क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वास्तव में क्या होता है ये तो आगे का डिस्कशन का विषय है, लेकिन अभी ये मैं बता दूं कि ये पहचान होती है मीडियम की। इसी से पता चलता है कि मीडियम कितना डेंसर और कितना रेयर है। रेयर मतलब हल्का मीडियम रे के लिए, डेंसर मतलब भारी मीडियम। असल में होता क्या है कि रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, उसके मीडियम बदलता है, तो जानते हैं दो बातें प्रभावित होती हैं तुरंत। रे पे दो इफेक्ट पड़ते हैं, एक तो स्पीड बदलती है, रे की स्पीड बदल जाती है, और दूसरा जानते हैं रे के डेविएशन पे इफेक्ट पड़ता है, कितना डेविएट हो जाएगा। जानते हैं जितना मीडियम भारी होता जाता है, डेंसर होता जाता है जिसे बोलते हैं, उतना ही ज्यादा रे पे इफेक्ट पड़ेगा। उसकी स्पीड, रे की स्पीड घटती चली जाती है और डेविएशन जो है, रे का डेविएशन बढ़ता चला जाता है। तो ये जो इफेक्ट है ना, इसको रिकॉर्ड में रखना है। तो इसीलिए ये मीडियम की प्रॉपर्टीज डिफाइंड होती हैं। यही वो प्रॉपर्टीज हैं जिनके जरिए पता चलेगा कि भाई कौन सा मीडियम हल्का पड़ रहा है रे के लिए और कौन सा भारी पड़ रहा है, कौन सा रे के लिए थोड़ा मुश्किल पैदा कर रहा है, मतलब स्पीड पे इफेक्ट डाल रहा है ना। ये देखना पड़ेगा किसने रे को डेविएट ज्यादा करा दिया, कौन ज्यादा इफेक्टिव है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, जैसे वाटर और ग्लास को हम कंपेयर करें, तो ग्लास भारी पड़ेगा वाटर के कंपैरिजन में, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है और वाटर का 1.33। डायमंड और भी ज्यादा भारी है, उसका तो 2 से भी ऊपर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो ये बात दिमाग में रखते हुए हम आगे चल के इसको डिफाइन भी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी लेना ये जरूरी है क्योंकि ये मीडियम की प्रॉपर्टी है और इसी से इफेक्ट पड़ रहा है, तो स्नेल्स लॉ में ये आता जरूर है। तो कोई बात नहीं, ये अभी हम इंट्रोड्यूस बाद में करेंगे, लेकिन अभी यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, ये गिवन होता है। ठीक, ओके। अब देखें, ये मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रे एक चलती है, इंसिडेंट होती है। ये नॉर्मल हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। नॉर्मल हमेशा ड्रॉ करते हैं ना, क्योंकि रे का एंगल जो है नॉर्मल से नापा जाता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी आपने देखा था, रे इनसाइड गई और डेविएट हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये रे डेविएट हो गई, अगर डेविएट ना होती तो ये सीधे चलती। सीधे उस केस में चलती जब दोनों मीडियम एक जैसे होते, यानी कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसा होता। मान ले दो अलग अलग मीडियम है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो जाए, ऐसा आता है, क्वेश्चंस आते हैं और ऐसा एग्जिस्ट भी करता होगा। ठीक, मीडियम तो दो अगर मीडियम ऐसे जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए, एक जैसा प्रभाव दे रे पे, तो ये रे डेविएट नहीं होगी, फिर तो रे सीधी निकल जाएगी। लेकिन ये देखिए यहाँ पे डेविएट हो गई। अब चूंकि डेविएशन हो गया तो ये एंगल तो बदल गया, ये डिफरेंट था, तो इन एंगल को भी नेम दे रहा हूँ। मान ले जैसे ये θ1 एंगल है मीडियम 1 में, θ1, और मीडियम 2 में एंगल θ2 है। ठीक, तो इन 4 क्वांटिटीज को, θ1, θ2, μ1 और μ2 को रिलेट करने के लिए स्नेल्स लॉ बना है। जानते हैं क्यों? इससे ये होगा कि असल में गिवन क्वांटिटीज जानते हैं कौन कौन सी होती है प्रैक्टिकल कंडीशन में। प्रैक्टिकल कंडीशन में जो गिवन क्वांटिटीज होती हैं वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि मीडियम आपको मालूम होता है, वो गिवन होता है। और इंसिडेंट रे का एंगल भी गिवन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मालूम होगा, ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज मालूम होगी, ये एंगल गिवन होगा। तो अननोन क्या होता है? अननोन, सीधी सी बात है, अननोन θ2 होगा। ये वो एंगल है जो बाद में क्रिएट होगा रिफ्रैक्शन के बाद, और इसी को हमें फाइंड करना होगा, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि रे कितनी डेविएट हो गई। तो इसको फाइंड करने के लिए तरीका वो सिंपल सा है। स्नेल्स लॉ कुछ ऐसे लिखते हैं, देखिए, म्यू इंटू साइन थीटा इज कांस्टेंट, म्यू इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये स्नेल्स लॉ है। कहने का मतलब है कि किसी भी मीडियम में एग्जिस्ट करने वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और उसमें मौजूद जो एंगल है रे का, उसका साइन का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट। फिर से बोल रहा हूं, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है उसका साइन का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट। कहने का मतलब है कि अगर आप यहां पे लिखना चाहो इन सबको रिलेट करते हुए, तो ऐसे लिखोगे, μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। क्या मतलब हुआ
भाई पहला मीडियम उठा लें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उठा लें और इसमें मौजूद जो एंगल है उसका साइन ले लें। दूसरा मीडियम उठा लें न्यूटो, और उससे मौजूद जो एंगल है उसका साइन ले लें। इनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है कांस्टेंट का, ये मतलब है। नतीजा ये हुआ कि जब आप ऐसे इसको लिख दोगे इक्वेशन को, तो देखो ये सारी 4 क्वांटिटीज जो हैं आपस में रिलेट हो चुकी हैं। μ1 sin θ1 एंड μ2 sin θ2, ये 4 क्वांटिटीज रिलेट हो गई हैं। इसमें 3 क्वांटिटीज आमतौर पे गिवन होती हैं, जैसे μ1 μ2 गिवन होगा, ये एंगल गिवन होगा θ1, और आपको ये फाइंड करना होगा। ऐसा ही होता है, यही है स्नेल्स लॉ। अच्छा, एक तो चीज़ ये हो गई, बहुत आसान तरीका हो गया। आप कोई भी कॉम्बिनेशन हो ना, आप आसानी से लिख सकते हैं। अभी मैं इसके केसेस आपको दिखाऊंगा। और एक चीज़ और आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि यहाँ से आप ये भी तो लिख सकते हो कि म्यू इंटू साइन थीटा अगर कांस्टेंट है तो साइन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। मैथमेटिक्स होती है ना ऐसे, ये इधर आएगा, ये इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगी। ये इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी का क्या मतलब है? ये साफ तौर पे बता रहा है कि जैसे जैसे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, मतलब मीडियम भारी होगा, उसमें मौजूद एंगल छोटा होता जाएगा। इन्वर्स है ना, ये ज़्यादा होगा, ये भारी होगा, मतलब ये वैल्यू बढ़ेगी। मीडियम अगर डेंसर होता गया तो एंगल उसमें कम होता जाएगा। ज़रूर ये मीडियम इस मीडियम के कंपैरिजन में डेंसर है, भारी है, म्यू वैल्यू इसकी ज़्यादा है, तभी ये एंगल, इसमें मौजूद एंगल इस एंगल से कम हो गया है। ये दिमाग में रखिएगा, मीडियम के भारी होने के साथ एंगल कम होता चला जाता है। In a denser medium, angle of the ray with normal is found to be less. Denser medium है ना, less in comparison to the angle in the rare medium. भारी मीडियम में एंगल कम मिलता है। If μ2 is greater than μ1, जैसा कि दिख रहा है इसमें, अगर μ2 μ1 से ज़्यादा है, मतलब μ2 डेंसर है μ1 के कंपैरिजन में, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एंगल जो होगा, इसमें मौजूद जो एंगल होगा θ2, वो लेस होगा θ1 से। ये है स्नेल्स लॉ, और इसको यूज करके मैं दिखाता हूँ। ठीक, आसान है, बड़ा आसान है यूज करना। देखिए कुछ कॉम्बिनेशन मैं दिखाता हूँ, उसमें इसको लिखते हैं, रिलेशन को कैसे होगा। देखिए एक केस 1 ले रहा हूँ, वाटर और ग्लास का कॉम्बिनेशन। रे कैसे चल रही है? रे एंटरिंग ग्लास फ्रॉम वाटर, मतलब रे जो है वाटर में चल रही होगी और ग्लास में एंटर कर रही है। एंटरिंग ग्लास फ्रॉम वाटर, ऐसे देखिए ये वाटर और ये ग्लास, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ग्लास का। रे कुछ ऐसे चल रही है जैसा केस 1 में दिया है, वाटर में चलती हुई ग्लास में एंटर करती है। अब मान लें ये एंगल आई दे दिया, जैसा आप जानते हो इंसिडेंट रे को के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो एंगल बनेगा, मतलब नॉर्मल से, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। इनको रिलेट करना है, तो रिलेट करने में आपको क्या करना है, म्यू और साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रखना है। तो लिखने का ये तरीका है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से शुरू करिए ऊपर से, ये आई से, तो म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आई, म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आई, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का और उसमें मौजूद एंगल का साइन का मल्टीप्लिकेशन में बोल रहा हूँ। तो म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू, बोलिए, यस, म्यू जी इंटू साइन आर, म्यू जी इंटू साइन आर। ये देखिए ऐसे, ये आर है ना, देखिए म्यू इंटू साइन थीटा कांस्टेंट है, तो मैं ये बोल रहा था म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू जी इंटू साइन आर। ये हो गया रिलेशन, और इस रिलेशन में अब वैल्यूज जो गिवन होंगी उसे रख के दूसरी वैल्यू आप फाइंड कर लो, मतलब जो अननोन होगा। इतना ही तो करना है। वैसे एक परंपरा होती है साइन आई अपॉन साइन आर लिखने की, मैंने देखा है स्नेल्स लॉ में, तो वो भी यहीं से आप लिख सकते हो। अगर आप रेशियो लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो साइन आई अपॉन साइन आर, ये इधर आएगा ना साइन आर, तो ये हो जाएगा म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। ये देखिए भाई, ये इधर आएगा तो म्यू डब्ल्यू इस तरफ जाएगा। ये हो गया रिलेशन, लेकिन आपको ये रटना नहीं है रिलेशन। हाँ, ये गलती मत कीजिएगा ये रटने की, यहीं पे लिखना है और यहीं से सॉल्व कर लेना है। क्योंकि जानते हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ ये रटना नहीं है, क्योंकि ये पलट भी सकता है। म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी भी हो सकता है, साइन आई अपॉन साइन आर, और कंफ्यूज हो जाएंगे आप। जानते कैसे? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वाटर ग्लास का कॉम्बिनेशन है, इसमें रे जो है
वो वाटर से ग्लास में एंटर कर रही है। इसका उल्टा भी तो हो सकता है, रे रिवर्सिबिलिटी फॉलो करती है। तो चलिए, रे ग्लास से चल के वाटर में तो एंटर कर सकती है ना, तो केस 2 यही है। केस 2 में अ रे एंटरिंग वाटर फ्रॉम ग्लास। तो अब की बार रे डायग्राम कैसे बनाएंगे? ग्लास से चलते हुए इंसिडेंट रे ग्लास में हो गई और ये वाटर में रिफ्लेक्ट हो गई, एंटर कर गई। ठीक, ये एंगल आर हो गया, ठीक है ना। अब आप लिखिए रिलेशन। अब आप लिखेंगे स्नेल्स लॉ से, तो म्यू इंटू साइन थीटा इज कांस्टेंट। क्या लिखेंगे? आई से शुरू करें तो देखें, म्यू जी इंटू साइन आई, म्यू जी इंटू साइन आई इज इक्वल टू, बताइए, यस, म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आर। तो म्यू जी इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आर, ऐसे लिख दें, हो गया रिलेशन। कितना आसान है। और देखिए, अब की बार साइन आई अपॉन साइन आर लिखेंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, इस बार म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी हो गया, उल्टा हो गया। याद आ रहा है? पिछला वाला जो स्लाइड है उसमें म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू था। मैं दिखाता हूँ दोनों को, ये देखिए एक साथ, ये देखिए, ये पहले वाला था म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू और ये दूसरा वाला है म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी। कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो ऐसे नहीं याद करना चाहिए इसे। सिंपल है, याद क्या करना है इसमें, सीधे उसी समय लिखिएगा इस कॉन्सेप्ट से, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहीं से केस को सॉल्व कर लेना, यही तरीका है एक्यूरेसी के साथ वर्क करने का, और कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमेशा स्नेल्स लॉ यहां से लिखिएगा, म्यू इंटू साइन थीटा इज कांस्टेंट। और दिखाते हैं आपको केसेस। जैसे केस 3 है, एयर या वैक्यूम। एयर या वैक्यूम जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिया जाता है। ये मिनिमम वैल्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्योंकि एयर या वैक्यूम कोई मीडियम नहीं है। ये माना जाता है एयर भी इतनी हल्की है कि उसे भी मीडियम के तौर पर नहीं लिया जाता है जनरली। ठीक, तो एयर हो या वैक्यूम में एक ही बात है। इसका मतलब यहाँ पे मीडियम एक ही है। तो ऐसा अगर कॉम्बिनेशन हो, जनरली ऐसा होता है कि कोई भी मीडियम होता है उसके सराउंडिंग में एयर आ जाती है। जैसे मान लें ग्लास के स्लैब पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रिज्म पे कर रहे हैं, लेंस पे कर रहे हैं, तो सराउंडिंग में क्या है? एयर। एक लेंस लिया, एक प्रिज्म लिया गया, ऐसे एग्जामिनर ने बोल दिया, एक रे एक ग्लास स्लैब पे गिर रही है, एक रे एक प्रिज्म पे गिर रही है, एंटर करती है, लेंस पे गिर रही है, एंटर करती है। तो क्या मतलब हुआ? कोई मीडियम तो बोल नहीं रहे। दूसरा ग्लास का प्रिज्म है, ग्लास का लेंस है, दूसरा मीडियम क्या ले लेंगे? एयर। जब नहीं बोला जाएगा तो इसका मतलब है कि एयर से एंटर कर रही है या वैक्यूम से। ठीक, अगर दूसरा सराउंडिंग में मीडियम होगा ना तो बोलेंगे, जैसे एक ग्लास के स्लैब को वाटर में डिप कर दिया, सराउंडिंग में वाटर आ गया, तब बात अलग हो जाएगी। एक लेंस को वाटर में डिप कर दिया, एक प्रिज्म को वाटर में डिप कर दिया, ग्लास का प्रिज्म था, सराउंडिंग में वाटर आ गया। अगर सिर्फ ये बोला एक ग्लास का स्लैब है, एक प्रिज्म है या एक लेंस है इन पी, इट मींस इसका मतलब क्या है? सराउंडिंग में एयर या वैक्यूम। ठीक, तो चलिए यहाँ पे एयर का या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेते हैं, मीडियम का इन जनरल म्यू ले लिया। ठीक, केस है रे एंटरिंग अ मीडियम फ्रॉम एयर और वैक्यूम। एक रे एयर या वैक्यूम से मीडियम में एंटर कर रही है, ये देखिए, ये मीडियम में एंटर कर गई। फिर वही बात है, ये आई ले लिया, ये आर ले लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और रिलेट कर लेते हैं। तो रिलेट करने में देखिए कैसे लिखेंगे, ये होगा 1 इंटू साइन आई, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। तो स्नेल्स लॉ से म्यू इंटू साइन थीटा इज कॉन्स्टेंट से लिखते हैं फिर से, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, ऐसे लिखिए। ये हो गया रिलेशन। यहाँ से केस को सॉल्व कर लीजिए। अगर आपकी इच्छा है तो आप ऐसे लिख सकते हो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन 1, यानी कि म्यू। ये बहुत पॉपुलर केस है, ये याद भी होगा आपको। लेकिन याद रखिएगा ये स्नेल्स लॉ नहीं है, ये एक स्नेल्स लॉ का एक स्पेसिफिक केस है। स्नेल्स लॉ इन जनरल ये है जो सबके लिए है। ये केस है, कैसा केस? ये उसके लिए है जिसमें रे एयर से मीडियम में जाए, उसके लिए है ये। अगर मान लें मीडियम से एयर में जाएगी रे तो पलट जाएगा नहीं, इसीलिए ऐसे रटिएगा नहीं। ठीक, देखिए मैं दिखाता हूं आपको, केस बदलते हैं। केस 4 कि रे एंटरिंग एयर और वैक्यूम फ्रॉम अ मीडियम। अगर रे एक मीडियम से चलते हुए एयर में निकले,
ये देखिए फिर से, है ना ऐसे। अब ये देखें एयर में चल रही थी, मीडियम में चल रही थी और एयर में निकल गई। अब ये है आई, ये है आर, ठीक। अब आप लिखिए इसमें, तो अब की बार ये ऐसे लिखेंगे ना, तो म्यू इंटू साइन आई, म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर, यही तो लिखेंगे ना, म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर। ये देखिए म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर। और इस बार आप ध्यान दीजिएगा, साइन आई अपॉन साइन आर लेंगे ना, ये देखिए ये नीचे आएगा तो म्यू इस तरफ आएगा, तो ये 1 अपॉन म्यू हो गया। इसीलिए ऐसे याद करना कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए बार बार मैं इस बात पे स्ट्रेस डालूंगा कि इसी तरीके से आप लिखिए और केस को यहीं सॉल्व कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं आपको कंपेयर करके ये भी दिखाता हूँ दोनों को एक साथ। देखिए जब रे जो है एयर से मीडियम में जा रही थी तो ये बन गया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, और जब यहाँ पे रे उल्टा चल दी, मीडियम से एयर में चली गई, तो ये हो गया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। ऐसे हो जाता है ना। तो ये है तरीका स्नेल्स लॉ को लिखने का, ठीक है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं आपको स्नेल्स लॉ पे कैसे ऑपरेट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वैक्यूम इनटू अ मीडियम। एक रे वैक्यूम से मीडियम में एंटर कर रही है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, दोनों दे दिया, आई और आर दोनों दे दिया है। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो सीधा सा स्नेल्स लॉ का यूज करना है, सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू आप पुट करो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर लो। देखो कैसे, ऑप्शन जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें दिखा देते हैं आपको क्या आएगा। देखिए तो केस जो क्वेश्चन में है उसमें ये वैक्यूम और मीडियम की बात कर रहे हैं। आप जानते हो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेते हैं और मीडियम का म्यू ले लिया, जिसे हमें फाइंड करना है। रे वैक्यूम से मीडियम में एंटर कर रही है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और एंगल्स भी दिए हैं। इसमें कह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45 डिग्री, ये सब गिवन है क्वेश्चन में। हमें ये म्यू फाइंड करना है। चलिए लिखते हैं, सीख तो लिया ही आपने। तो क्या होगा, 1 इंटू साइन 60 होगा कि नहीं, 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू, बोलिए, यस, म्यू इंटू साइन 45। तो 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन 45 लिखते हैं। देखिए 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन 45। अब साइन 60 और साइन 45 की वैल्यू आप रखो और कैलकुलेट कर लो म्यू, क्या दिक्कत है। साइन 60 आपको मालूम ही होगा, इतना तो मालूम होना चाहिए, √3/2 होता है, जबकि साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। रख दें, ये देखिए 1, ये √3/2 हो गया, ये 1 है, और ये म्यू और साइन 45 इज 1/√2, और इसे सॉल्व कर लें। तो म्यू को तो यहीं रहने दें, √2 को इधर ले आए, तो √2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, या फिर इस 2 को √2 से आप कैंसिल कर सकते हो, ये ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ से म्यू आ जाएगा, ये देखिए क्या किया गया, √2 इधर ले आए, तो √2 इधर मल्टीप्लाई किया तो √2 इंटू √3/2, ये आ गया इधर ना ऐसे। अब इस √2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो कितना हो जाएगा, नीचे √2 हो जाएगा ना, ठीक। तो ये कितना आ गया, म्यू इज इक्वल टू √3/√2। और इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि म्यू इज इक्वल टू √3/2, ठीक है ना। ऑप्शन है एक, ये आंसर आ गया। तो इतना आसान होता है फाइंड करना, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए ये सीपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वैक्यूम इनटू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। चलिए भाई, रे जो है फिर वैक्यूम से मीडियम में जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बार म्यू दिया हुआ है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फाउंड टू बी ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जरा ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज फाउंड टू बी ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब जो एंगल आर है उसका डबल है आई। चलिए इसका यूज कर लेंगे। तो कह रहे देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहे हैं, और देखें यहाँ जो वैल्यूज दी हुई है वो म्यू के टर्म्स में दी हुई है। तो चले
फिगर बनाते हैं और स्नेल्स लॉ से इसे सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा। देखिए बड़ी आसानी से। देखिए क्वेश्चन के मुताबिक जो फिगर बनेगी उसमें यह है कि वैक्यूम से फिर मीडियम में रे एंटर कर रही है, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और मीडियम का म्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में इस बार, ठीक। और एक बात ध्यान दीजिएगा जरा, एंगल में, एंगल आई हमने 2 थीटा लिया और आर को थीटा, क्योंकि इसमें कह रहे थे कि एंगल आई एंगल आर का डबल है, तो ये करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, इसे थोड़ी देर के लिए थीटा मान लें तो ये ट्वाइस थीटा हो जाएगा। डबल हो गया कि नहीं, ऐसे कर लें तो क्वेश्चन में जो बात दी हुई है वो पूरी हो जाएगी। अच्छा, अब सिंपल आपको म्यू वैल्यू फाइंड करना है, नहीं आई फाइंड करना है म्यू के टर्म्स में, तो स्नेल्स लॉ से शुरू हो जाए। तो देखिए लिखते हैं, तो 1 इंटू साइन 2 थीटा, 1 इंटू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन थीटा, ठीक है ना भाई। तो देखिए 1 इंटू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन थीटा, ये लिख दिया। और देखिए अब यहाँ पे साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है, एक्सपेंड कीजिए साइन 2 थीटा को, करना पड़ेगा। तो साइन 2 थीटा होता है, अगर आपको याद हो तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक्सपेंशन हो गया साइन 2 थीटा का, ठीक है मैथमेटिक्स में। और ये म्यू साइन थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए, तो भाई यहाँ पे कॉस थीटा, असल में थीटा फाइंड करना है पहले, है ना। तो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 इधर जाएगा तो म्यू बाई 2 हो जाएगा, ठीक। और थीटा फाइंड करने के लिए आप जानते हैं एक और स्टेप और ट्रिग्नोमेट्री का, ये कॉस जो है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है कॉस, है ना, ये उधर जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा, मालूम है ना। हाँ इतना मालूम होगा आपको। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस उधर गया, कॉस इनवर्स म्यू बाई 2 हो गया ये। तो देखें थीटा आ गया। अब थीटा यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और गिवन क्या है, नहीं पूछा क्या जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहे हैं, ठीक। तो आई इज इक्वल टू 2 थीटा, तो ये मत भूलिएगा, क्योंकि जानते हैं एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है, जल्दीबाजी में ये सब सिली मिस्टेक्स होती हैं, जल्दी से आप ये लिख के चले आए। ध्यान दीजिएगा, इसमें आर नहीं पूछ रहा है, आई पूछ रहा है, तो डबल करना पड़ेगा। हाँ ये बहुत अलर्ट है, ये सब अक्सर गलतियां होती हैं ऐसी छोटी मोटी। तो आई इज इक्वल टू 2 थीटा, ये हुआ ना, तो ये थीटा यहाँ पे पुट कर दें तो क्या हो जाएगा भाई, ये ट्वाइस ऑफ थीटा की जगह ये रख दें कॉस इनवर्स म्यू बाई 2, ये आ गया ऐसे, ठीक है ना। तो मुश्किल नहीं है, स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल दिखा रहा हूँ आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। कंसीडर अ लाइट रे ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट इनटू अ मीडियम, एयर से मीडियम में ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कुछ वैल्यू दी है √2n, ठीक है। द इंसिडेंट एंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल, ये देखिए फिर वही बात जो अभी क्वेश्चन क्या एकदम वैसी बात तो कर दी इन्होंने, मतलब वही क्वेश्चन ही है। आप देखो ये जो क्वेश्चन अभी कब का आया हुआ है, जरा हम दिखाते हैं आपको। ये CPFT में इतना पुराना क्वेश्चन है, मेडिकल का कंपटीशन होता है ना, ये इतना पुराना, और यही क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। आप देखो सेम क्वेश्चन है जेईई मेन में और 2022 में। तो ऐसे पुराने क्वेश्चन जो है आ जाते हैं रिपीट हो, सेम क्वेश्चन है, बस एक फर्क है इसमें, जानते हैं क्या। देखो इसमें ये तो ठीक है ना, इंसिडेंट एंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल, बात तो वही हो गई। देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी, आई पूछ रहे हैं, बात बिल्कुल वही है, लेकिन बस फर्क ये है कि वहाँ म्यू दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दे दिया। तो इसमें उतना पार्ट तो वैसे ही कर लें, करना क्या है दोबारा, अभी अभी आपने देखा। तो यहाँ तक तो हम लोग सॉल्व ही कर चुके थे अभी, ठीक। यहाँ तक तो वही क्वेश्चन है बिल्कुल, बस एक काम और किया है उन्होंने, एक चीज़ बढ़ाई है कि म्यू की जगह आपको सब्स्टिट्यूशन दे देना है। क्या, म्यू की जगह सब्स्टिट्यूशन दे दो, ये म्यू की जगह √2n, तो यहाँ रख देते हैं। तो देखिए ये √2n ये हुआ ना, अब ये √2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये देखिए ये √2 से 2 कैंसिल होगा तो नीचे √2 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इज दिस, ये कंप्लीट रूट में रख दें n/2, ये आ गया। मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मेडिकल के क्वेश्चन जो है इंजीनियरिंग के कंपटीशन में, इंजीनियरिंग के क्वेश्चन मेडिकल कंपटीशन में अब लेवल बराबर सा हो गया है। तो इसीलिए जानते हैं इस लेवल पे तैयारी करने में
मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप दोनों के क्वेश्चंस को करिए। इंजीनियरिंग वाले प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेडिकल के क्वेश्चंस कर लिया करें आए हुए, और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं मतलब जो प्रिपरेशन कर रहे हो इंजीनियरिंग में जो कंपटीशन में आते हैं कर लिया कीजिए, क्योंकि हमने देखा अपने एक्सपीरियंस में, मैं दिखाता रहूँगा पूरी फिजिक्स में आपको कि क्वेश्चन जो है एक कंपटीशन के दूसरे में आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब मैं एक बहुत यूज़फुल बात करने वाला हूँ, एक ट्रिकी बात। एग्जामिनर की साइकोलॉजी को रीड करते हुए कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जिससे आगे के केसेस यानी क्वेश्चन जो है रिफ्लेक्शन के, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप ओरली ज़बानी सॉल्व करने लगोगे। हर जगह मैं कुछ ना कुछ ऐसा आपको दिखाऊंगा ज़रूर, कुछ इस तरह का मैजिक जैसे उधर आपने देखा था रिफ्लेक्शन में वी के डायग्राम पढ़ा था, है ना, उससे केसेस पहले ही विजुलाइज करके आप सॉल्व कर लेते थे। ऐसे यहाँ पे मैं आपको कुछ इतने अच्छे यूजफुल कॉम्बिनेशंस में स्नेल्स लॉ पे दिखाने वाला हूँ जिसका यूज़ करना एग्जामिनर के लिए निहायत ज़रूरी हो जाता है, या उसकी बाउंडेशन है कि उन्हीं कॉम्बिनेशन पे स्नेल्स लॉ पे क्वेश्चंस या इससे संबंधित जितने भी रिफ्रैक्शन के केसेस हैं उस पर वो बनाता है और खूब यूज़ करता है। वो भी बताऊंगा उसका रीज़न क्या है। तो पहले वो कॉम्बिनेशन में दिखाता हूँ आपको क्या मतलब उस कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से मतलब है ये जो 4 क्वांटिटीज हैं इनका कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन जिनको फ्रीक्वेंटली यूज करता है एग्जामिनर। देखिए क्या मतलब हुआ। जैसे एक केस दिखाता हूं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, या एंगल इंसिडेंस क्या बोलना, ये बोलिए कि एयर में या वैक्यूम में, एयर या वैक्यूम एक ही बात है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन एयर से मीडियम का है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मीडियम के सराउंडिंग में एयर। ठीक, अगर एयर या वैक्यूम का कॉम्बिनेशन किसी मीडियम के साथ है और एक में एंगल 45 डिग्री मतलब एयर या वैक्यूम में, और मीडियम में एंगल 30 डिग्री हो, तो इसमें फिर ये म्यू वैल्यू इस कॉम्बिनेशन में 45 30 म्यू वैल्यू क्या आएगी आप निकाल सकते हो स्नेल्स लॉ से। चलिए फाइंड करते हैं। तो 1 इंटू साइन 45 इस म्यू इंटू साइन 30। ठीक है ना, ये क्लियर है? अब तो क्लियर हो चुका है, इतनी बार हम लोग यूज़ कर लिए। चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो साइन 45 इज 1/√2 एंड साइन 30 इज 1/2। ये रखता हूँ, तो ये देखिए 1 इंटू 1/√2 एंड म्यू इंटू 1/2। तो म्यू इज इक्वल टू, ये 2 इधर आएगा तो ये 2/√2 हुआ, और 2√2 से कैंसिल होकर ये √2 आएगा। ठीक, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये देखिए √2। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका है तो स्नेल्स लॉ से है, लेकिन आपको एक कॉम्बिनेशन इसको याद करना पड़ेगा, वो ये है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर एक एंगल 45 है और दूसरा 30 है तो उसके करस्पॉन्डिंग म्यू वैल्यू √2 होती है, और √2 का अगर एक्सपेंशन आप कर दें तो ये 1.41 होता है। यानी कि एक मीडियम ऐसा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 हो, उसके सराउंडिंग में वैक्यूम हो, और उसमें 2 एंगल एग्जिस्ट करते हो, एक 45 और एक 30, तो ये कॉम्बिनेशन निहायत पॉपुलर है, बहुत यूज़ होता है। मतलब आपको याद करना है, ये बार बार सॉल्व नहीं करना है, ये कॉम्बिनेशन यूज बहुत होता है 45 30 एंड √2 का। ठीक, इसके अलावा कुछ और कॉम्बिनेशंस में दिखाता हूं आपको जिनको इसी तरीके से फाइंड किया गया होगा। वो ये है, देखिए और कॉम्बिनेशंस इन जनरल, ये देखिएगा। एक तो यही है जो अभी आपने देखा 45 30 का √2। एक कॉम्बिनेशन ये बहुत पॉपुलर है, 60 30 पे म्यू वैल्यू √3 मिलती है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 हो जाए या एंगल एयर में 60 हो जाए और मीडियम में 30 हो जाए, तो उसके करस्पॉन्डिंग म्यू वैल्यू अब कैलकुलेट नहीं करना है, याद कर लीजिए √3 आता है, ये 1.73 के बराबर होता है। एक कॉम्बिनेशन ये है ग्लास का जो बहुत पॉपुलर है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, और इसमें अगर एंगल 30 डिग्री एक मिल रहा है तो दूसरा होगा 48.5 डिग्री। ये 3 कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है,
और एक कॉम्बिनेशन और जो यूज़ हो सकता है, कम यूज़ होता है लेकिन आ सकता है, वो है 60-45 का इसके करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3/2 होता है, जिसकी वैल्यू 1.22 होती है। इनको आप याद कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अब मैं बताता हूँ इसके पीछे लॉजिक, क्यों मैं स्ट्रेस डाल रहा हूँ इसको याद करने के लिए। देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन है ये पॉपुलर क्यों है, क्योंकि देखो एंगल जनरली आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, ये जो एंगल दिया होगा वो क्या दिया होगा, आप जानते हो कि यहाँ पे जब स्नेल्स लॉ लिखते हैं तो साइन ऑपरेटिव होता है, साइन θ1, साइन θ2, साइन आई, साइन आर। अच्छा, अब ये बताएं कि साइन जो है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, उसमें वो कौन कौन से एंगल पॉपुलर है जिस पे आप वैल्यूज जानते हो? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। आप जानते हो साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है। आप ये बताओ कि 30, 45 और 60 और 90, साइन 91 जो कम यूज होता है वो 90 उस केस में जिसमें रे ग्रेस करती है। लेकिन ये जो वैल्यूज हैं ये बहुत इस्तेमाल होती हैं, 30, 45, 60। अच्छा, इसके अलावा कोई और वैल्यूज क्यों नहीं इस्तेमाल होती हैं? इसलिए नहीं इस्तेमाल होती हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लोग को याद नहीं होता है, किसी को नहीं याद होता है, बहुत रेयर होता है जो याद रखें। याद रखते ही नहीं, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे मान ले मैं एग्जांपल दूं, मान ले 30, 45, 60 का तो याद है आपको। हम कहें कि एक एंगल जो है इसमें से कोई एंगल हमने कह दिया भाई एंगल जो है वो 33 डिग्री है, अब उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा एंगल बताओ, तो ये बताओ स्नेल्स लॉ में साइन 33 रखोगे तो वैल्यू लिख पाओगे? चलो हमने एक एंगल कहा 25 डिग्री, साइन 25 आप जान रहे हैं? नहीं जान रहे हैं ना। मैंने एक एंगल कहा 35.7, लिख पाओगे? एक एंगल मैंने कहा भाई 48.5, लिख पाओगे साइन इसका? नहीं लिख पाओगे ना, एग्जामिनर भी नहीं लिख पाएगा। आपको मालूम है एग्जामिनर भी नहीं, हर वैल्यू का साइन उसे भी नहीं मालूम होता है, वो भी इतना ही जानता है। बाकी वैल्यूज पे अगर साइन लिखना होता है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो उसके लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी। अब तो कैलकुलेटर आते हैं, पहले हम लोग के समय टेबल हुआ करती थी, और कैलकुलेटर और टेबल दोनों ही एग्जाम में नहीं दिए जाते, जो कंपटीशन होते हैं उसे नहीं मिलता है। तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर ऐसी वैल्यूज नहीं दे सकता है जिनके लिए कैलकुलेटर या टेबल की जरूरत पड़े, वही वैल्यूज देगा जो पॉपुलर वैल्यूज हैं और उसे खुद नहीं मालूम होता है बाकी वैल्यूज का साइन। तो क्वेश्चन क्या बनाएगा वो? तो ये एक साइकोलॉजी है, और ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। कंपटीशन के काफ़ी क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें इन्हीं कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चंस बनते ही। 45, 60, 30, 30, 60, 45 ये। हाँ, एक वैल्यू ये जो आ रही है, ये चूंकि ग्लास के केस में ये अपीयर होती है और ग्लास बहुत पॉपुलर है, जनरली ग्लास इस्तेमाल होता है ना, तो इसे याद कर लिया जाता है, एक ही अलग से याद करना है, बाकी सब नोन है। यही एक अजीब सी वैल्यू दी जा सकती है, अदरवाइज बाकी नहीं देता है। यही है साइकोलॉजी एग्जामिनर की, दे ही नहीं सकता वो। इसीलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना इन कॉम्बिनेशन पे हम अगर याद कर लें केसेस को, मतलब वैल्यूज को, तो हमारे लिए फिर बार बार स्नेल्स लॉ लिखना और सॉल्व करना नहीं रहेगा, टाइम बचेगा ना। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है कंपटीशन में, जो मैं लगातार आपको सिखा रहा हूँ कि टाइम बचाइए और विजुलाइज करके आंसर दीजिए। एक चीज़ और, आप ये देख रहे हो कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें एक बड़ी वैल्यू होती है, एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी वैल्यू, बड़ी छोटी वैल्यू। इसका मतलब ये है कि देखिए मीडियम दो है, और आज आपने पढ़ा कि मीडियम जैसे ही भारी होता है उसमें एंगल कम हो जाता है। तो यहाँ देखिए एक हल्का मीडियम एक भारी मीडियम है, तो सीधी सी बात है इस कॉम्बिनेशन में जो कम एंगल होगा वो मीडियम में होगा, भारी में, भारी मीडियम में। और जो बड़ा एंगल होगा वो किस में होगा? हल्के मीडियम में। हल्के मीडियम में क्या आ रहा है यहाँ? तो एयर ही है या वैक्यूम है, वैक्यूम के साथ कॉम्बिनेशन ना मीडियम का। तो एक वैक्यूम है या एयर है और एक मीडियम है। तो सीधी सी बात है, जितने कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एयर मीडियम की बात कर रहे हैं, तो ये बड़े वाले एंगल हमेशा एयर में होंगे।
ये दिमाग में रखिएगा, बड़े वाले एंगल हमेशा एयर में होंगे और छोटे वाले एंगल जितने भी हैं ये सब मीडियम में होंगे। चाहे रे मीडियम एयर से मीडियम में जाए या मीडियम से एयर में, वो तो रे रिवर्सिबिलिटी फॉलो करती है, लेकिन रे के पलटने से एंगल नहीं पलटता है। एंगल ये हमेशा छोटा रहेगा, चाहे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो या एंगल ऑफ इंसिडेंस हो। इस मीडियम में ये छोटा रहेगा और इस मीडियम में जो हल्का है उसमें बड़ा रहेगा। समझ रहे हैं ना बात? चाहे रे किधर से किधर जाए, ये हमेशा एयर में बड़ा वाला एंगल और छोटा वाला एंगल हमेशा मीडियम, ये दिमाग में रखिएगा। अब जैसे मान ले मैं ऐसी ओरली क्वेश्चन एराइज करूं, मैं कहूं कि भाई ऐसा है, एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, उसमें एक रे 45 डिग्री पे गिरती है, एक रे 45 डिग्री पे गिरती है। बताएं किस एंगल पे एंटर करेगी? अब आपको कैलकुलेट नहीं करना है, √2 गिवन है, 45 डिग्री बोल रहे हैं कि उस पर रे गिर रही है मीडियम पे, कितने पे एंटर करेगी? 30 डिग्री पे एंटर कर जाएगी। सीधे बताइए क्यों सॉल्व करेंगे आप? वहीं पे अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक रे एक मीडियम में 30 डिग्री पे चल रही है, एक रे एक मीडियम में 30 डिग्री पे चल रही है, अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है या 1.41 है, तो बताएं किस एंगल पे वो बाहर निकलेगी? बाहर का मतलब क्या, वो एयर में जाएगी। तो अगर 30 पे चल रही है मीडियम में, तो किस एंगल पे निकलेगी? 45 पे। कैलकुलेट करोगे क्या? मान लें मैं ये कहूं कि ग्लास है, ग्लास पे एक रे जब गिरती है तो वो 30 डिग्री पे एंटर कर जाती है ग्लास में। ग्लास पे जब एक रे गिरती है तो 30 डिग्री पे एंटर कर जाती है, 30 डिग्री पे एंटर कर जाती है। बताएं वो किस एंगल पे गिर रही थी, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो 30 के करस्पॉन्डिंग ग्लास है 48.5, सीधे आंसर। समझ रहे ना बात? ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए। मैं कहूं कि एक मीडियम है जिसमें रे 30 पे चलते हुए, मीडियम में 30 पे चलते हुए बाहर 60 पे निकल जाती है, 30 पे चलते हुए बाहर 60 पे निकल जाती है। बताएं मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तुरंत तपाक से आंसर देना है क्या? √3 या 1.73। कैलकुलेट नहीं करना है बैठ के। समझ रहे ना बात? ऐसी इसका हो जाएगा। एक रे एक मीडियम पे 60 डिग्री पे गिरते हुए मीडियम में 45 डिग्री पे एंटर कर जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ? √3/2, 1.22 आंसर। तो रे चाहे मीडियम से एयर में जाए या एयर से मीडियम में, इन्हीं कॉम्बिनेशन पे चलती रहती है। ये है, ये सब कवरेज है, इसके अलावा मिलता नहीं है। 99% केसेस में नहीं होता है। एक आध परसेंट में अगर इधर उधर दे दिया तो भैया एग्जाम की वो एग्जामिनर की मर्जी। हो सकता है उस दिन जब पेपर एग्जामिनर बना रहा हो तो उसका मूड खराब हो। ऐसा होता नहीं है। ठीक, इसी पे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो ये बहुत यूजफुल है। रिफ्रैक्शन जब तक हम लोग पढ़ रहे होंगे ना, उसमें ये कॉम्बिनेशन यूज होते रहेंगे। बड़ा मजा आएगा, बड़ी आसानी से आप केसेस को ओरली बोल रहे होगे, सॉल्व कर रहे होगे। विश्वास करें, ऐसा होगा, मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ओके। आइए अब आपको एक प्रैक्टिकल दिखाते हैं। रिफ्रैक्शन फिनोमिना हम लोगों ने पढ़ा, उस पर एक प्रैक्टिकल देखें। पहले एक बार ये क्लिप ऐसी ही दिखाता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ आपको। देखिए जरा, सभी कीजिए। आपने देखा? समझ में आया आपको? चलिए मैं क्लियर करता हूँ। देखिए बेसिकली है क्या, ये एक सेमी सर्कुलर ग्लास की प्लेट है, ये जो विजुअल हो रही है ऐसे ग्लास की प्लेट, और ये लेज़र बीम है, लाइट ऐसे गिर रही है। लेज़र बीम होने से बड़ी क्लियरिटी होती है, रेस जैसे दिखती हैं, है ना।
और इसमें किया क्या जा रहा है, उसमें ये हो रहा है कि इस प्लेट को रख के इस पर लेज़र बीम गिराई जा रही है। तो देखें एयर से ग्लास में एंट्री हो रही है, अब देख लो एयर से ग्लास में। अब क्या होगा, एक सरफेस ये प्लेन है, एक कर्व्ड है। अच्छा, चूंकि हम लोग रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेस की बात कर रहे हैं तो हम लोग प्लेन सरफेस पे काम करेंगे अभी, ठीक, ये कर्ड पे नहीं। कर्ड की बात तब आएगी जब लेंसेज का केस आएगा, स्फेरिकल सरफेस का। हम लोग प्लेन सरफेस पे डिस्कस करेंगे। तो हो क्या रहा है, फिर से दिखाता हूँ आपको। यह है इसमें ये बीम अभी तो नॉर्मल गिर रही है, इसलिए रिफ्रैक्शन का फिनोमिना क्या दिखेगा, ये सीधी चली जाएगी, कोई डेविएशन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इसको तिरछा करेंगे, ये देखें आपको ये डेविएशन दिखा, आप देख रहे हैं रिफ्रैक्शन का फिनोमिना आपको दिख रहा है। रे इस सरफेस पे गिरती है और एंटर कर जाती है, मीडियम में एंटर कर जाती है कुछ एंगल बनाते हुए। तो स्नेल्स लॉ के मुताबिक ये सब हो रहा है। रेज ये गिर रही है, देखें डेविएट होके चली गई इनसाइड। लेकिन साथ साथ एक ज़बरदस्त फिनोमिना और देखें, ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये जानते हैं क्या है, ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है। रिफ्लेक्शन है ये रेज का रिफ्लेक्ट हो जाना। अब आप सोचोगे कि ये तो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना चल रहा है, ग्लास की प्लेट है, रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है। हाँ, जान लें इस बात को, हर रिफ्लेक्शन के साथ रिफ्लेक्शन होता ज़रूर है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, रिफ्लेक्शन का भी फिनोमिना चलता है, ये दिमाग में रखिएगा। हाँ, ये मैं नहीं कहूँगा कि रिफ्लेक्शन जो है बहुत अच्छा होगा, लेकिन होगा, कुछ इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट ज़रूर होती है, थोड़ा या ज़्यादा। और अगर आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना कभी सुना हो, है मैं आगे डिस्कस करूँगा, उसे TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसमें तो रिफ्रैक्शन के केस में 100% रिफ्लेक्शन हो जाता है, मतलब टोटल इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन वो तब होता है जब रे डेंसर से रेयर में जाने की टेंडेंसी रखे। खैर वो आगे की बात है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हर रिफ्रैक्शन फिनोमिना के साथ रिफ्लेक्शन जरूर होता है, इसका उल्टा हो या ना हो। ये ज़रूरी नहीं है कि रिफ्लेक्शन के साथ रिफ्रैक्शन हो, लेकिन रिफ्रैक्शन के साथ रिफ्लेक्शन ज़रूर होता है। फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये रिफ्रैक्शन फिनोमिना हो रहा है ना। रे ऐसे अभी सीधी जा रही है, अभी जैसे जैसे घुमाएंगे जैसे जैसे, ये देखिए डेविएशन शुरू हुआ। और देखेंगे अभी रिफ्लेक्शन दिखना शुरू होगा, रिफ्रैक्शन के साथ ये देखिए रिफ्लेक्शन भी होना शुरू हुआ, ये देखिए, और काफ़ी प्रोमिनेंट हो गया रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्लेक्शन है, दिमाग में रखिए, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। मैं अभी तुरंत दिखाता हूँ आपको इस पे क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये जरूर बता दूं कि अभी अभी आपने वो कॉम्बिनेशंस जो पढ़े हैं, है ना, जो डाटा पढ़े हैं स्नेल्स लॉ पे, वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो भी बोले, ये एयर में एंगल है। अगर मान लें यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो एयर में एक एंगल हुआ, और एक इस ग्लास में या जो भी जिस मटेरियल का ये प्लेट होगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, उसमें ये एग्जिस्ट करने वाला एंगल। तो जनरली आपको बताया हमने कि वो कॉम्बिनेशन पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इसका आया हुआ क्वेश्चन देखिए। देखिए ये वही फिनोमिना है, और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए ये नीट का क्वेश्चन है, पढ़िए जरा सा, मैं पढ़ता हूँ। A light ray falls on a glass surface of refractive index √3, ये देखिए, at an angle 60 डिग्री। हालांकि ग्लास सरफेस लिख दिया है, लेकिन एग्जामिनर ऐसा होता है ना कि वो ग्लास बोल तो देता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, ग्लास का मतलब 1.5, सिर्फ ग्लास बोलता है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लें। नहीं तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कर दिया तो उसका मन भाई वो इसको भी ग्लास ही बोल रहा है। लेकिन आप पहचानोगे किससे, मीडियम को पहचानोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये नहीं कि ग्लास लिखा है तो 1.5 ले लिया। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ना, यहाँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो √3 हो गया। और देखें एट एन एंगल 60 डिग्री। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, 60 30 √3 का। लेकिन पूछ क्या रहे हैं जरा ये तो देखें। द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज वुड बी। ये देखिए ये क्या पूछ दिया, फिनोमिना रिफ्रैक्शन का है, लेकिन आगे क्या पूछ रहे हैं, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज, मतलब रिफ्रैक्शन के साथ रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो जब ये दोनों फिनोमिना हुआ तो उन दोनों के बीच का एंगल पूछा जा रहा है। जरा देखें इस वाले क्लिप में,
इनका पूछने का जानते हैं क्या मतलब, ये देखिए ये रे ऐसे गिर रही है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है और रे ऐसे एंटर कर गई, ये रिफ्लेक्शन हो गया। और साथ साथ ये देखिए रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो जानते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं ये वाला एंगल, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज। अब इस एंगल को निकालने के लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री करनी पड़ेगी भाई, इसका भी आपको डायरेक्शन मालूम होना चाहिए और इसका भी डायरेक्शन। ये तो स्नेल्स लॉ से या कॉम्बिनेशन से आ जाएगा, और रिफ्लेक्शन का तो रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आना है। तो देखिए ये कैसे होगा, बहुत आसान है। देखिए आंसर 90, 120, 30 या 60 में से क्या होगा। देखिए केस ये है, क्वेश्चन में जो डिफाइंड है वो मीडियम √3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, बाहर एयर है और रे एयर से मीडियम में एंटर कर रही है, ये हुआ रिफ्रैक्शन का फिनोमिना। ये 60 दिया है, जो गिवन क्वांटिटी में दिखा रहा हूँ, ये 60 दिया हुआ है, और ये 30 इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये हम लोग जान रहे हैं ये हम लोग जान रहे हैं, ये 30 हो जाएगा। ठीक, 60, 30 √3 का कॉम्बिनेशन। ठीक, अब इसमें आप थोड़ा सा समय बच गया ना आपका, अब स्नेल्स लॉ आपको नहीं लगाना पड़ा। देखिए मैं ये कह रहा हूँ नहीं, कॉम्बिनेशन बहुत पॉपुलर है, क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ये 60 डिग्री और 30 डिग्री का कॉम्बिनेशन हो गया। चलें इसका एंगल पता चल गया, और रिफ्लेक्टेड रे भी दिखाता हूँ। यहाँ बनाया हमने रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे जो बनाया है उसका एंगल तो पता ही चल रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है यहाँ पे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो 60 होगा। ये 60 हो गया। अब पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है इन दोनों के बीच का एंगल। ये देखें एग्जामिनर ये पूछ रहा है, ये एंगल, इस एंगल के विषय में पूछ रहा है, और ये एंगल कितना होगा, स्पष्ट है, सिंपल ज्योमेट्री। ये टोटल एंगल 180 होगा ना, ये टोटल एंगल 180 होगा, तो 180 में से 60 भी घटा दें, 30 भी घटा दें, ये एंगल आ जाएगा 180 - 60 - 30। फिर से बोल रहा हूँ, ये एंगल 180 होना है ना, ये सीधा सीधा ये है ना, इसमें से 60 घटा देंगे, 30 घटा देंगे, तो ये वाला एंगल आ जाएगा भाई, और ये आ जाएगा 60 और 30 90 होगा, तो 180 में से 90 घटाएंगे तो आंसर इज 90। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक, तो मैं ये दिखाना चाहता था कि ये कैसे ये कॉम्बिनेशन यूज होता है। देखिए ठीक, अब क्वेश्चन बनाने के लिए एग्जामिनर बहुत कुछ चीजें पूछ सकता है, लेकिन स्नेल्स लॉ पे अगर मान ले बनता है, रिफ्लेक्शन में तो यूज होता ही रहेगा स्नेल्स लॉ, तो इन कॉम्बिनेशन पे बनता है। और भी क्वेश्चंस आएंगे आगे, बहुत सारे केसेस में ऐसा अपीयर होगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये कारण होता है डेविएशन का। अगर डेविएशन है तो एक बात फिर आती है बहुत ज़रूरी, कि जिसके कारण हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं उसको भी तो कैलकुलेट करना है भैया। डेविएशन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है। तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि भाई डेविएशन का मेजरमेंट रिफ्रैक्शन के केस में कैसे करें, डेविएशन बाय रिफ्रैक्शन। तो चलिए एक केस ले रहे हैं, यहाँ पे आप देखो कि ये एयर या वैक्यूम है और ये मीडियम है। ठीक, कोई भी दो मीडियम हो सकते हैं, एक रे एक मीडियम से चलते हुए दूसरे में एंटर कर गई। ठीक, ओके, डेविएशन हुआ ना। अब डेविएशन याद करें, मेजर करने का क्या तरीका था, कैसे देखा जाता था। अगर ये रे डेविएट ना होती तो कैसे जाती, ऐसे सीधी जाती ना, ये ऐसे जा रही थी, ये देखिए डेविएट हो गई है, डेविएट हो गई। अब ये डेविएशन आपको दिखा रहा हूँ, यही तो डेविएशन है, वेल नोन है, खूब अच्छी तरह से आपने पढ़ा है, शुरू में ही सबसे पहले चैप्टर में ही पढ़ाया गया था आपको, तो ये समझ रहे हैं। अब यही डेविएशन हमें फाइंड करना है, जो कि इस बार रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है। अब इसे फाइंड करने में सिंपल सी ज्योमेट्री है। ये देखें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर ही होगा, ये एंगल कहना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये और ये एंगल, ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, शीर्षाभिमुख हिंदी में बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, और ये एंगल आर है, क्लियर दिख रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे का एंगल नॉर्मल से। अब ये दोनों को देख के साफ तौर पे बताओ कि डेल्टा कितना दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ये देखो ये पूरा आई है और ये आर है, तो आई माइनस आर इज दिस एंगल,
है ना। तो डेल्टा लिखते हैं, देखिए डेल्टा लिखते हैं आई डिफरेंस आर। आई और आर का डिफरेंस, जानते हैं डिफरेंस का निशान क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हमें बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा देना है। जैसे अभी आप कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, उसमें आपने देखा जैसे 45 डिग्री पे रे को गिराया जाए और 30 पे एंटर कर जाए किसी मीडियम में, है ना। तो ये 45 डिफरेंस 30 इज 15 इज द डेविएशन। आई और आर का डिफरेंस, अच्छा मैं क्यों डिफरेंस बोल रहा हूँ? क्योंकि रे अभी इधर से इधर जा रही है ना। रेयर से डेंसर में, उल्टा भी तो चल सकती है ना, डेंसर से रेयर में जा सकती है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई भी हो, चाहे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, ये आर हो ये आर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता डेविएशन पे। रे रिवर्सिबिलिटी फॉलो करती, रे ऐसे जाए या ऐसे लौटे, डेविएशन इफेक्टेड नहीं होगा। इसीलिए आई में से आर घटाओ या आर में से आई, एक ही बात है। लेकिन याद रखना वैल्यू में बताना है ना, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के आप डेविएशन को लिख दो सीधे। तो डेविएशन निकालना तो बहुत आसान है, अगर आई और आर आपको मालूम है तो डेविएशन भी मालूम है। तो एंगल ऑफ डेविएशन ये होता है, ठीक, फाइंड कर लेंगे ना। चलिए ओरली बताइए, अभी आपने कुछ कॉम्बिनेशन सीखे, ठीक। आप क्वेश्चन का जरा सोच के जवाब दीजिएगा, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं ओरली। एक रे ग्लास पे 48.5 डिग्री पे गिर रही है, 48.5 डिग्री, ठीक, और वो एंटर कर जाती है, ग्लास पे गिरती है 48.5 पे और एंटर कर जाती है। बताएं डेविएशन कितना होगा? सोचिए कितना। फिर से बोलूं, क्वेश्चन है ग्लास है, उस पे एक रे 48.5 डिग्री पे गिर रही है और एंटर कर जाती है ग्लास में। बताएं डेविएशन कितना होगा? सिंपल, कैलकुलेट कर चुके होंगे आप, 18.5। कैसे? अरे अभी अभी आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा है ग्लास का, ये एंगल दिया है ना 48.5, ग्लास पे गिर रही है, एंटर किस पे करेगी? जो नहीं दिया है आपको मालूम है 30 पे एंटर करेगी। अरे दूसरे लोग बैठ के कैलकुलेट करें, आपको तो मालूम है ना, आप टाइम बचाओ ना। तो एक आई हो गया एक आर हो गया, डेविएशन कितना हो गया? दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 18.5। घटाइए ना इसमें से ये 18.5। अगर मान लें मैं एक क्वेश्चन बोलूं कि एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, उसमें एक रे 30 डिग्री पे चलते हुए, मीडियम में 30 डिग्री पे चलते हुए रे बाहर निकल गई, डेविएशन बताओ। यस 30 डिग्री। कैसे? 30 पे चली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, बाहर कितने पे निकलेगी? 60 पे। 60 और 30 का डिफरेंस कर लो, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दो, क्या आएगा? 60 डिफरेंस 30 इज 30। इस केस में डेविएशन 30 होगा, इस केस में 18.5 डिग्री होगा, इस केस में 15 डिग्री होगा डेविएशन, और इसमें कितना होगा? इसमें भी 15 आएगा डिफरेंस। ये फिक्स है, यही क्वेश्चंस बनते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे अब जवाब देना सीखिए, बैठ के कैलकुलेट नहीं करना है घंटों, टाइम नहीं वेस्ट करना है, ओरली जबानी, यही आप मुझसे सीख के लाभ उठाओगे, टाइम मैनेजमेंट, ठीक। ये ट्रिक्स हैं जल्दी से आंसर देने के, ठीक। चलिए क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, देखिए 2022 में आया हुआ। When a light ray is incident on an interface at an angle of incidence of 45 degree, the deviation of light is 15 degree. Then find the refractive index of the second medium. Orally बताएं, क्विक पढ़िए, चलिए पढ़िए, थोड़ा सा समय ले लीजिए, ओरली बता देंगे कौन सा केस। यस, √2 इज द आंसर। कैसे कैसे कैसे? एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है। देखें इंटरफेस जो है उसमें आप देखें, इंटरफेस का मतलब वो कॉमन सरफेस, मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने का जो कॉमन सरफेस है वो है।
तो कह रहे हैं कि इसमें 45 डिग्री पे रे गिर रही है और डेविएशन उन्होंने 15 दे दिया है। यार डेविएशन अगर दिया है तो आर वैल्यू कैसे आएगी? डेविएशन 15 दे दिया है, आई 45 है, तो यार ये भी तो 45 है ना, तो इसमें से अगर आप डेविएशन को घटाओगे तो आर आ जाएगा। देखो आई में से आर घटाओगे तो डेल्टा आएगा, और आई में से डेल्टा घटाओगे तो आर आएगा। तो यार ये 45 है, ये 45, ये 15 है, कितना बचा? 45 माइनस 15 इज 30, आर 30। तो कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया? 45 और 30 वाला। तो 45 30 की करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? यस √2। ओरली बताओ, जबानी, यही है आंसर √2 होगा। दिखा देता हूँ, देखिए ये सिचुएशन ये कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि ये 45 है और ये 15 है, तो आर निकाल लो ना। चलो कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू आई डिफरेंस आर। डेल्टा दिया है 15, आई है 45, आर आप निकाल लो। आर ये माइनस है, डिफरेंस से इधर आके आर हो जाएगा, ये 15 उधर जाके डिडक्ट हो जाएगा। तो 15 डिडक्ट हुआ 45 में से, ये हो गया 30, ये 30 हो गया, है ना। और अब 30 और 45 के कॉम्बिनेशन पे ये देखिए, रिकॉल कर ले, कैलकुलेट मत कीजिएगा आप, स्नेल्स लॉ टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। ये देखिए इस पे √2 होता है। देखिए कंपटीशन का क्वेश्चन है, मैं ऐसी ही थोड़ी बता रहा हूँ, मैं अपने लंबे अनुभव से बता रहा हूँ। इन्हीं कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए आंसर √2 होगा, ऐसा ही है, ठीक है ना। तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इन कॉम्बिनेशन पे आप याद कर लेना, डेविएशन ओरली बता देंगे और ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ओके।